जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिंदी सेकंड पेपर का चैप्टर 5 देखेंगे। इसके पहले के हमने 4 चैप्टर्स अच्छे से देख लिए हैं। जिसने ना देखे हो उन्हें प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बीए 5th सेमेस्टर हिंदी सेकंड पेपर क्लासेस। तो हम चैप्टर 5 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में देखेंगे और उनके दोहों की व्याख्या अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको पूरा हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का नोट्स दिलवाया जाता है, प्राप्त करवाया जाता है। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह भी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में, तत्पश्चात उनके दोहों की व्याख्या करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर हम जो ये जीवन परिचय है हमारे कवियों का, हमारे रचनाओं का, उनका जीवन परिचय हम स्वयं याद कर लें। उनके लिए क्या है कि वो उन्हें बस व्याख्या देखना है। तो उनके लिए यह बात हम बता दे रहे हैं, कुछ लोगों को जीवन परिचय नहीं याद होता, मतलब उनको मिल नहीं पाता, याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए जीवन परिचय भी बताया जाता है। अगर आपको जीवन परिचय याद है, आप समझ सकते हैं, तो भगा कर वीडियो स्किप भी होती है, वहाँ से आप सीधे जाकर व्याख्या देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे व्याख्या का, मतलब दोहे का व्याख्या। सबसे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में हम देखेंगे। भारतेंद्र युग के प्रवर्तक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंद्र हरिश्चंद्र 18 से 19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। भारतेंद्र युग, इनके नाम से एक युग पड़ गया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इतनी अच्छी रचनाएं की, उनके नाम से एक युग पड़ गया। कौन सा? भारतेंद्र युग। इन्हें भारतेंद्र युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भी माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारती हरिश्चंद्र जी का। और यह कहाँ पे जन्म इनका हुआ था? शताब्दी के जगत सेठों के प्रसिद्ध परिवार के वंशज में इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज सेठ अमीन चंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। यह के पूर्वजों में कौन आते हैं? सेठ अमीन चंद। इन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। भारतेंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष के थे तब इनके पिता जो हैं उनका निधन हो गया था। विमाता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार इनके कालिक दमाद दाई तथा तिलकधारी नौकर पर रहा है। मतलब इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी एक दाई थी कालिक दमा और तिलकधारी एक नौकर था। उन्होंने प्रेमचंद्र जी का क्या किया है? हरिश्चंद्र जी का क्या किया है? पालन पोषण किया है। इनकी विमाता जो थी मोहन बीवी, वह इनसे विशेषकर प्रेम नहीं करती थी, किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी न रमा। ये कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी और मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनका जो विवाह हुआ किसके साथ हुआ? मन्ना देवी, अर्थात इनकी पत्नी का क्या नाम था? मन्ना देवी। तथा इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। इनका जो 2 पुत्र थे उनका बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया था। पुत्री जो विद्यावती सुशिक्षित थी। भारतेंद्र जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में इनकी बलिया यात्रा एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी और बलिया से लौटने के अनंतर पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंद्र जी का देहांत हो गया। भारतेंद्र जी का देहांत कब हुआ? 1885 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। और इनके माता की उनकी मृत्यु जो है वह इनके 5 वर्ष की आयु में तथा पिता की मृत्यु जो है उनकी 10 वर्ष की आयु में हो जाती है। इनका पालन पोषण एक दाई माँ और नौकर करते हैं। तत्पश्चात इनकी अच्छी शिक्षा तो नहीं हो पाती है। आगे चलकर यह मन्ना देवी से विवाह करते हैं और इनके 2 पुत्र, 1 पुत्री होती है। पुत्रों का देहांत हो जाता है और पुत्री इनकी सुशिक्षित रहती है। और जो यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, इनको ऋण लेने का एक बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी और आगे चलकर 1885 में पारिवारिक कुछ कलह से, मतलब पारिवारिक दुखों से, और इनको क्षय रोग था, 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही भारतेंद्र जी पर एक साथ कृपा थी। इनकी मित्र मंडली में जहाँ इनके समय के सभी लेखक, कवि एवं विद्वान थे, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, रईस और सेठकार साहू भी थे। ये लड़कपन में ही परम उदार थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध और अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राजसी ठाट पाट, धान,
दान परोपकार, संस्थाओं को मुक्त हस्त से चंदा तथा हिंदी के साहित्यकारों की सहायता आदि पर व्यय कर दिया था। इनकी साहित्यिक मंडली में पंडित बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि विद्वज्जन थे, सम्मिलित थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था, जिसमें श्रृंगार रचना करने में ये सिद्धहस्त थे। केवल प्रेम को लेकर ही इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए थे, जिनके नाम क्या हैं? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम आश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर। प्रेम के नाम से ही इनकी कितनी जो संग्रह प्रकाशित हुई थी, कौन कौन सी? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका और प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर। यह समस्या पूर्ति का युग था, जिसके अभ्यास ने इन्हें आंसू कवि बना दिया था। हरिश्चंद्र जी को यात्राओं का भी शौक था। देश के सुप्रसिद्ध विद्वज्जनों ने ही इन्हें भारतेंद्र की उपाधि दी थी। भारतेंद्र वास्तव में भारतेंद्र ही थे। इनकी कीर्ति कौमुदी इनके जीवन काल में ही चतुर्दिक फैल चुकी थी। इन्होंने हिंदी को तत्कालीन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। स्वयं लिखकर तथा अपने मित्रों और आश्रितों से अनुरोध पूर्वक लिखवाकर हिंदी साहित्य का भंडार इन्होंने भरा हुआ था। इन्होंने अपने नाटक लिखे, जिनका सफल अभिनय किया गया। भारतेंद्र जी का जिस समय आविर्भाव हुआ, उस समय देश मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। आप यह जो जीवन परिचय है बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा और याद करने में भी आसानी होगी। लगभग यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में आपको याद हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जो समझने योग्य बातें होती हैं वह समझाई जाती हैं। अब किसी का नाम कुछ हो, पूछ लीजिए आपका नाम क्या है, तो नाम आपका कुछ भी बता दे, रमेश, सुरेश, तो कोई बोल दे मुझे नाम समझ नहीं आया, ये कोई बात नहीं होती। मतलब जो समझने वाली बातें हैं उसे समझाई जाती हैं, कुछ याद करने योग्य भी बातें होती हैं। जैसे कहानी बस आप सुन लेते हैं और याद हो जाती है। अब देखिए, हरिश्चंद्र जी के बारे में आपने सुना, उनका जन्म 1850 में हुआ उनके नानी के घर पर। 5 वर्ष के जब थे तो उनकी माँ जो थी उनकी मृत्यु हो जाती है। 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात फिर उनका पालन पोषण किसने किया? उनकी एक दाई माँ थी और एक नौकर था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी जो सौतेली माँ थी, दूसरी माँ थी, उनका इनसे ज़्यादा प्रेम नहीं था, इसलिए इनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो सका। 10 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहांत हो जाता है, इसलिए इनका शिक्षा अच्छी सी प्राप्त नहीं हो पाई और तत्पश्चात इन्होंने शिक्षा ग्रहण की स्वयं माध्यम से। आप ऐसे कहानी सुन रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए आगे चल के क्या हुआ, उनकी विवाह मन्ना देवी से हुआ, जिससे 2 पुत्र और 1 पुत्रियां हुई। पुत्रों का मृत्यु हो जाता है, जो पुत्री रहती है उसे सुशिक्षित बनाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। यह एक इनको बहुत पसंद था, घूमना बहुत पसंद था और यह लोगों को बहुत दान देते थे। मतलब अगर जो साहित्य के क्षेत्र में कार्य करता था उन्हें दान देते थे। इनको आदत पड़ चुकी थी उधार लेने की भी। इन्हें क्षय रोग था, इसलिए इनका 1885 में मृत्यु हो जाती है। ऐसे आप अच्छे से बस सुनकर ही याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवतारणा हुई और लेखकों के विचार स्वातंत्र्य का जन्म हुआ। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जो जन्मदाता थे। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत थी। भारतवासियों की परस्पर फूट, वैमनस्य और अभारतीयता इन्हें बहुत खटकती थी। भारतेंद्र जी अपने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी व नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार और प्रसार किए और हिंदी जगत में अपने लिए सदा के लिए स्थायी स्थान बना लिए। यह 34 वर्ष कुछ महीने जिए थे, जिसमें से उन्होंने 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रकाशन या प्रणयन किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में पंत जी के शब्दों में। पंत जी क्या कहते हैं कि भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। भारतेंदु जी कहते हैं कि जो पंत जी कहते हैं कि भारतेंदु जी कर गए भारती की वीणा निर्माण और किया अमर स्पर्शों से जिसका बहुविध स्वर संधान। सच बात तो यह है कि ये प्रेमी जीव थे, ये संवेदनशील, पर दुखातर और कोमल हृदय थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण जीवन भर आर्थिक कष्ट सहन किया। लोग इन्हें अजात शत्रु कहते थे और इनका साहित्य अनुराग देश विदेश में प्रसिद्ध था। तो अब हम इनके दोहों का अर्थ देखेंगे। इनके इसमें हमारे चैप्टर में 4 दोहे दिए गए हैं और चारों दोहों का हम अच्छे से व्याख्या अर्थ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला दोहा कौन सा है।
उन्नत चित है आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे, कपट नेह तज सहज सत्य त्योहार व्यवहार चलावे, जब ना संसर्ग जात दोष गण इन सौ छूटे, सबय सुपथ पथ चले नितहि सुख संपत्ति लूटे, तज विविध देव गति कर्म मति एक भक्ति पथ सब गहाएं, ही भोगवती समगुप्त हरि प्रेम धार नितय वहां। इसका हम अर्थ लिखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है, पहले के चैप्टर्स में, जब भी हम किसी चीज़ की, किसी पद की व्याख्या लिखते हैं, छंद की व्याख्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर क्या लिखना होता है? व्याख्या या विशेष। उसके बाद 4 हमें टॉपिक डाल के, हेडिंग डाल के निकलना होता है, जिससे आपका जो व्याख्या है वह अच्छा दिखता भी है और इसका सही नियम भी यही है और आपको अच्छा अंक प्राप्त होता है। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा जो है वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। प्रसंग में लिखा गया है, लिखेंगे हम कि यह दोहा शुभकामना के रूप में लिखा गया है। यह जो दोहा भी आपको अर्थ बताएंगे हम, आपको पता चलेगा कि यह शुभकामना के रूप में लिखा गया है। फिर अब हम व्याख्या देखेंगे। पहली लाइन है, उन्नत चित्त है आर्य प्रीत बढ़ावे। भारतेंद्र जी कहते हैं कि सभी भारतवासी उन्नत चित्त होकर आपसी प्रेम और सौहार्द में वृद्धि करें। मतलब चित्त अर्थात क्या होता है? अपने हृदय में उन्नत करें, और आर्य अर्थात अपने भारतीय जो हैं उनमें परस्पर प्रीत बढ़ावें। मतलब अपने हृदय में, हृदय को उन्नत करें और उन्नत करके उसके बाद अपने आपस में भारतीय प्रेम को, प्रीत मतलब प्रेम होता है, प्रेम को सबय मतलब बढ़ावें। कपट नेह तज सहज सत्य व्यवहार चलावें। हृदय से कपट को त्याग सभी के साथ समान व्यवहार करें। जब न संसर्ग जात दोष गण इन सौ छूटे, इससे समाज में व्याप्त जाति धर्म को लेकर सभी प्रकार की विषमता खत्म हो जाएगी। जब आप अपने हृदय में चित्त को उन्नत करके आपस में प्रीत बढ़ाएंगे और अपने मन से, अपने हृदय से कपट को त्याग कर सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा? समाज में व्याप्त जो जाति धर्म को लेकर विषमता फैली हुई है वह क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सबय सुपथ पथ चले नितहि सुख संपत्ति लूटे। सभी लोग सत्य के पथ पर चलेंगे, तभी आर्यजन सुखी और संपन्नशाली होंगे। सबय मीन्स सभी लोग, सुपथ मतलब क्या होता है? सत्य के पथ पर, सुपथ पथ पर चलें, सत्य के पथ पर चलें, सभी लोग सत्य के पथ पर चलें, नितहि सुख संपत्ति लूटें, तभी जो हमारे आर्य लोग हैं, मतलब हम लोग हैं, वह जो है सुख और संपन्नशाली होंगे। अगली लाइन है, तज विविध देव गति कर्म मत एक भक्ति पथ सब कहाएं। सभी लोग जो है जब चलेंगे उसके बाद ईश्वर की आराधना करने के विभिन्न कर्म और नियम बताए गए हैं। विविध देव गति मतलब ईश्वर की पूजा करने का, ईश्वर की आराधना करने का विभिन्न, विविध मीन्स क्या होता है? अलग अलग कर्म, और देवगति कर्म मतलब अलग अलग नियम और कर्म बताए गए हैं। लोग अलग अलग, मतलब जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, सबके अलग अलग लोगों को, देव को आराधना करने का, पूजा करने का अलग अलग कर्म, अलग अलग जो नियम बताया गया है। अब लोग आपस में मतभेद न करके अपने अपने धर्मों को मानते हुए भक्ति के मार्ग पर चलें। भक्ति पथ पर सब गहाएं, एक भक्ति पथ पर सब गहाएं मतलब सब अपने अपने धर्मों को मानते हुए भक्ति के मार्ग पर चलें। ही भोगवती समगुप्त हरि प्रेम धार नितहि वहां, अर्थात सभी के हृदय में ईश्वर के प्रेम के प्रति धारा हमेशा बहती रहे। ऐसी कामना कौन करते हैं? भारतेंद्र जी करते हैं। जब सभी लोग अलग अलग धर्म के हैं और वह आपस में मतभेद नहीं करेंगे और अपने अपने धर्म के साथ शांतिपूर्वक भक्ति करेंगे, तो लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की धारा बहती रहेगी। और यही ऐसा प्रेमचंद्र जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं। उन्नत चित्त है आर्य परस्पर, हमने आपको बताया कि हमारे हृदय उन्नत चित्त होकर आपसी प्रेम को बढ़ावा दें और हृदय से कपट को त्याग सभी के साथ समान व्यवहार करें। इससे जो समाज में व्याप्त जाति धर्म को लेकर विषमताएं हैं वह खत्म हो जाएंगी और सभी लोग सत्य के पथ पर चलेंगे, तभी आर्यजन सुखी और संपन्नशाली होंगे। ईश्वर की आराधना करने के विभिन्न कर्म और नियम बताए गए हैं इसमें, लेकिन अपने अपने धर्मों को मानते हुए भक्ति के मार्ग पर चलें। सभी के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की धारा बहती रहे, ऐसी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की कामना है। हमारे मुंह से बार बार प्रेमचंद्र जी का नाम निकल जा रहा है क्योंकि वो सेम है, इससे आप लोग परेशान ना होइएगा, बस व्याख्या पे आप सब ध्यान दीजिए। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करऊँ
भाषा माहि प्रचार, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही के सूल। इसके पहले कुछ समय पहले हम प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, इसलिए बार बार प्रेमचंद्र जी का नाम आ जा रहा है मुख पर, तो इससे आप परेशान ना हो, बस व्याख्या पर ध्यान दें। व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार। कवि क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा अमित असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान, सभी देशों से लय करम भाषा माहि प्रचार। ज्ञान सभी देशों से ग्रहण जरूर करें, परंतु हमें उसका प्रचार जो है अपने भाषा में ही करना चाहिए। इसमें हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की कलाएं और असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान जो है वह सभी देशों से ग्रहण जरूर करें, लेकिन उसका प्रचार अपनी भाषा में ही करें, क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग कला शिक्षाएं, अनेक प्रकार की शिक्षा और अनेक प्रकार की कला, अनेक प्रकार का ज्ञान तो प्राप्त होता है। सभी को सीखें, यह अच्छी बात है, लेकिन जब उसका प्रचार करें तो उसको अपनी भाषा में करें, क्योंकि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के उसूल। क्योंकि निज या अपनी भाषा, निज मीन्स क्या होता है, अपनी भाषा जो है, अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है। यही सारी उन्नतियों का जड़ है, मूल आधार है। सब उन्नति को मूल अपनी निज भाषा से ही, अपनी भाषा से ही उन्नत है, भाषा से ही अपना उन्नत है, और उन्नति ही सभी जो है उन्नतियों का मूल है। यही जो भाषा है हमारी सभी उन्नतियों का मूल है। बिन निज भाषा ज्ञान के, मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है, मिटत नहीं है को सूल। यह हुआ। अगला हमारा दोहा है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। इसमें जो है अंग्रेजों के शोषण नीति को भारतेंदु ने व्यंग के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। मतलब अंग्रेज किस प्रकार से हमारा शोषण करते हैं उस पर व्यंग के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया हुआ है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन घूसे। कभी अंग्रेज पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज लोग पहले की तरह लड़ाई झगड़े करके भारत के लोगों का शोषण नहीं करते, बल्कि अब वह हंस हंस कर, मीठे मीठे बोल बोल कर भारतीयों का शोषण करते हैं। हंसी हंस के तन मन धन घूसे, मतलब हंस हंस कर भारतीयों का शोषण करते हैं। किस प्रकार, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सज्जन नहीं अंग्रेज। वह मीठी मीठी बातों में दिखावा करने में चतुर होते हैं और मीठी मीठी बातों को करके भारतीयों को खुश करते हैं, और वह फिर जो है हमारा शोषण करते हैं। क्यों सखी, ये सखी जो अंग्रेज हैं वह सज्जन नहीं है। इसके आगे लाइन में वह कहते हैं, सब गुरजन को बुरो बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें, भीतर तत्व न झूठी तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। जो अंग्रेज हैं वह अपने गुरुओं को बुरा बताते हैं। जो अंग्रेज हैं हम लोगों को खुश करने के लिए, हमें खुश करने के लिए अपने गुरुओं को बुरा बताते हैं, इससे हम उन पर विश्वास कर सकें, और अपनी खिचड़ी अलग पकावें, वह अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। भीतर तत्व न झूठी तेज, वह बाहर से मीठा बोलते हैं और उनके मन में हमारे प्रति घृणा भरी होती है। भीतर तत्व न झूठी तेज, उनके अंदर हमारे लिए घृणा भरी हुई होती है, वह तो केवल दिखावे करते हैं। क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। कवि कहता है कि हे सखी, ये अंग्रेज लोग ऐसे ही होते हैं, तन के गोरे और मन के काले। कवि कहता है कि अंग्रेज सज्जन नहीं होते हैं। यह आपका चैप्टर था। थोड़ा इसमें बताने में व्याख्या, थोड़ा आवाज़ आपको अजीब लगी होगी क्योंकि जुकाम थोड़ा हुआ है, तो चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे आप। आपका यह चैप्टर भी समाप्त होता है, अगला चैप्टर जल्द ही आएगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ आपको PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।